नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी अहम तकरीर थी इस्लामाबाद में और एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि माजी दफन करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश का भारत किस तरीके से जवाब देता है और माजी में पाकिस्तान की जानिब से की गई अमन की ख्वाहिश और अमन की कोशिशों का भारत क्या जवाब देता रहा है, क्या अब भारत को संजीदा रवैया अख्तियार करेगा, यह है आज का हमारा मौजू। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कोरोना के तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं और अब जो इतलात मसूल हो रही हैं कि इवन कि लाहौर के अंदर जो अस्पताल हैं उनमें जगह कम पड़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर एक अहम इशू है बलूचिस्तान में एक मुतनाज़ डैम की तमीर का, जिसके हवाले से अगर अरबाब इख्तियार ने होश के नाखुन ना लिए तो एक बड़ा फसाद बर्पा हो सकता है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, कमर जावेद बाजवा साहब ने जो आज फिर पेशकश की है भारत को कि चलें माजी दफन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो चलो माजी दफन कर देंगे, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है, जो हमेशा से पाकिस्तान की सालमियत और उसको निशाना बनाता है और अभी तक मसरूफ है प्रॉक्सीज के अंदर? असल में ना होता यह है कि हम नॉर्मली एक फ़िक्रा पिक कर लेते हैं और उस फ़िक्रे को उसके पूरी तकरीर के जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव से अलहदा करके देखने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत तकरीर है। मैं जो भी पूरी छोटी है, बड़ी छोटी सी तकरीर है लेकिन बड़ी शानदार। उसमें उन्होंने बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ जो है, क्योंकि हर बार सिक्योरिटी के ऊपर सेमिनार था उसके, उन्होंने कहा कि आज का जो दौर के अंदर सिक्योरिटी जो है ना, ये किसी मुल्क की इंटरनल इशू रह ही नहीं गया। ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रेशर्स के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और नेबरहुड सारा मिल मिला के ये बनाती है। मतलब अगर आप कोई मुल्क चाहे भी कि वो पुरसुकून रहना चाहता है, पुरअमन रहना चाहता है, ठीक तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो वो नहीं रह सकता अगर इंटरनेशनल जो है सूरत हाल ऐसी है और उसका इलाका किसी ऐसी जगह वाक़ है। इस पे बुनियादी फोकस, लेकिन ना बिल्कुल शुरू में जो उनकी तकरीर के अल्फाज हैं उसी पे सारा कुछ बेस बनता है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लोगों चीज़ों का जिक्र किया। मसलन जो इंटरनल हो रहा है, रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान अफगान ट्रेड, सी पैक, अफगानिस्तान का इशू और उसके साथ साथ जो सेंट्रल नेशन कनेक्टिविटी, सारा कुछ उन्होंने जिक्र किया और उस बात कहा कि क्या साउथ एशिया का अमन इस सारे के सारे इकनॉमिक एक्टिविटी और सारे के सारे रीजनल पीस के लिए ज़रूरी है कि नहीं। उसके अंदर वो कहा है कि अगर वो ज़रूरी है तो फिर कैसे किया जाता है। असल मसला ये है, बाजवा साहब की ये तकरीर मुझे लगता है कि सदा ब सहरा जाएगी। अच्छा, इसका कोई असर नहीं होना। उसके लिए एक बुनियादी पॉइंट समझने की जरूरत है कि हम उस फेज में दाखिल हो चुके हैं कि जहां इंटरनेशनल लेवल की डिस्प्यूट्स जो थी वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर के अंदर दाखिल हो गई। आपको याद होगा कि पहली जंग अजीम जो थी वो जिन मुल्कों के दरमियान लड़ी गई थी वो अब मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी जिसके बाद हंगरी भी था और यूगोस्लाविया के साथ का इलाका जो सोफिया ये वो सारा था, बहुत बड़ी एम्पायर थी। एक जर्मनी होता था, एक इंग्लैंड होता था, एक खिलाफत उस्मानिया होती थी, ये सारे रूस होता था, ये बड़ी ताकतें थी। आपको शायद याद हो कि एक बंदा था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का, वलीयत शहजादा, वो बोस्निया के पास से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते अचानक सर्बों ने उसको कत्ल कर दिया। यूगोस्लाविया के ऊपर ये इल्जाम था सर्बों के ऊपर, क्योंकि रूस के साथी थे, सर्बिया उसको होता था कि उन्होंने कत्ल किया। तो उन्होंने कहा कि हम उसका तावान भी देने को तैयार हैं, आप सब कुछ करने को तैयार हैं, आप हुक्म करें, क्या है, मर गया बंदा, उसको मिट्टी डालें, इसको सब कुछ करें। लेकिन वॉर के मोड में आ चुकी हुई थी दुनिया, तो रूस जैसा मुल्क जो है, जो कि उस वक्त अभी तक पूरी तरह वो नहीं आया था उसमें, अपना क्या नाम है, वज़ारे रूस के इलाके में, उसकी बात भी नहीं मानेगी। उसने कहा हम तो लड़ेंगे, सही जैसे होता है ना, अब तो हम रिपोर्ट कराएंगे। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कीमत है जो पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी और जो इंडिया को भी पे करनी पड़ेगी, तब ये बनती है। और वो कीमत को पे करवाने के लिए दुनिया की ताकतें जो हैं, जो इस वक्त वो ताकतें जो कि जंग चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इस
دشمنی کی کو دوستی میں بدل کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو، وہ کہتے ہیں یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے تاکہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں سیز فائر ہوا ہے، جو کشمیر کا ایشو ہوا ہے، ڈسپیوٹ طے ہوا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریجن جو ہے اپنی پوری توجہ چین کے خلاف لگائے۔ جو بائیڈن کی گزشتہ 2 دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لے، یعنی میرا خیال ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ڈیورنگ کولڈ ورلڈ وار، پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے شاید کہ امریکہ سے روس نے اپنا سفیر واپس بلایا۔ مطلب حالت یہ تھی کہ جس وقت مرڈرر کہا، مرڈر کا اس نے باقاعدہ اعلان، ورنہ نارملی کہتے نہیں جاتے۔ میرا تو خیال ہے کہ اب ماضی قریب کی اگر بات کریں تو جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر جتنی رائتیں پاکستان نے دیں، جتنی پیشکش پاکستان نے کی، جتنے قدم پاکستان نے امن کی طرف بڑھائے، اس کا بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب تھا، خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں جتنا بھی تھا معاملہ پھر پاکستان میں، انڈیا میں خیر نہرو خاندان ہو یا مودی ہو یا کوئی ہو، صرف ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے دور میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو ہو جائے، وہ تھا دیو گوڑا۔ اچھا، کیونکہ وہ اسر کا تھا، ان کو کشمیر سے کوئی محبت نہیں تھی۔ لیکن جتنی یہ لیڈرشپ ٹیمل سے وندھیا ریجز کے اوپر سے ہے نا، یہ کشمیر کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اس طرح پاکستان میں پیپل پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، مشرف آ جائے، فضل الرحمان آ جائے، ایون پاکستان میں محمود خان اچکزئی برسدار آ جائے، پاکستان کی پبلک کو کشمیر کے علاوہ نہیں لے جا سکتے کسی طرف۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پاپولر نعرہ اب تک جو ذوالفقار علی بھٹو کا وہ کیا تھا؟ ہم 1000 سال تک لڑیں گے اور کشمیر کے لیے۔ اور وہ جو اس نے جو تقریر ہے، لیجیٹیمیٹ ایگریشن، لیجیٹیم، آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی کنٹری، وہ تقریر اس کی جذباتی تقریر تھی، یونائٹڈ نیشن کی تقریر تو نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ اتنی انتہا کو چلے گئے ہیں کہ جب ہم کسی سولوشن کی بھی بات کرتے ہیں تو لوگ پھر نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سولوشن تک پہنچ نہیں سکتے۔ آپ کی بیک گراؤنڈ میں 1,00,000 کشمیری جو ہے شہداء کھڑے ہیں، بالکل ہے۔ آپ بیٹھ کے اس کو نقشے پہ ایسے کیک کی طرح بانٹ نہیں سکتے، نہ بانٹا جائے گا۔ آپ اگر بانٹنے کی کوشش کریں گے تو آج میں بتا رہا ہوں وہاں ایسی قوتیں، اور یہ امریکہ کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے اگر اس کا مسئلے کا حل جو ہے بغیر اس کے کرنے کی کوشش کی تو ہوگا کیا کہ افغانستان میں پیس ہو جائے گا، کشمیر میں آگ لگ جائے گی۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور اس خطے کے اندر جو نئی صورتحال کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے۔